नमस्कार दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 15 में मैं लोकेश डागोर कुछ नए कंटेंट को लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं। और दोस्तों, जितना प्यार दुलार स्नेह आपके द्वारा मुझे दिया जा रहा है, मैं मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर। और पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की क्लास का, राजस्थान में 1980 में लगाए गए आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन राज्यपाल थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है ना। सीईटी के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने की संभावना रहेगी यहां से। दोस्तों, 1980 में लगाए गए आपातकाल के दौरान राज्यपाल कौन था? चार ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। ऑप्शन ए संपूर्णानंद, ऑप्शन बी वेदपाल त्यागी, ऑप्शन सी रघुकुल तिलक, ऑप्शन डी एम चन्ना रेड्डी। ये चारों के चारों राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं। लेकिन आपको बताना है 1980 में जब आपातकाल लगा है दोस्तों, तो राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? आपको कुछ डाटा और याद रखना है। अगर आपातकाल की बात करें तो आपातकाल का अनुच्छेद आपको याद रखना है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगेगा। किसमें लगेगा? राज्य में अगर आपातकाल की बात होगी तो राज्य में आपातकाल लगेगा दोस्तों अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगने का सिर्फ एक कारण है, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना। किसका विफल होना? संवैधानिक तंत्र का विफल होना। और इसी के आधार पर राज्यों में आपातकाल लगेगा। क्लियर? लेकिन यहां बात की है भाई 1980 में कौन था राज्यपाल? तो दोस्तों, अब तक राजस्थान में कितनी बार आपातकाल लगा है? 4 बार आपातकाल लगा है। कितनी बार आपातकाल लगा है? सबसे पहले आपातकाल लगा संपूर्णानंद के समय पर 1967 में। कब लगा? 1967 में। दूसरी बार त्यागी जी थे 1977 में। तीसरी बार आपातकाल लगा 1980 में। और चौथी बार आपातकाल लगा 1992 में। दोस्तों, बात किसकी की है? बात की है 1980 के दौरान लगाए गए आपातकाल की। ऑप्शन नंबर सी रघुकुल तिलक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रघुकुल तिलक जी राजस्थान के राज्यपाल थे 1980 में। और उन्हीं के समय पर राजस्थान में क्या लगा? आपातकाल लगा। अब तक राजस्थान में आपातकाल की बात करें तो दोस्तों 4 बार लगा, 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति निम्न में से कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? किसकी बात की है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्लियर है? और अध्यादेश जारी कब करेगा? जब संसद का कोई सत्र नहीं चल रहा हो और तुरंत किसी प्रकार के कोई कानून की आवश्यकता हो दोस्तों, तो अध्यादेश जारी करेगा केंद्र में राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 213, चारों ऑप्शंस हैं आपके सामने। चारों ऑप्शंस आप देखें और बताएं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के तहत प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 123 में वर्णन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्लियर है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 123। 72 की बात कर लें, अनुच्छेद 72 में है साथियों क्षमादान की शक्तियां। क्या है? क्षमादान की शक्तियां। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का वर्णन है। किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद जो 213 है दोस्तों, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। और राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 213 में। बात की है प्रश्न में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा निम्न में से किसने दी है? आर्टिकल 32 है ना। और अनुच्छेद 32 में क्या है बताओ? अनुच्छेद 32 में है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। है या नहीं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को किसने
आत्मा की संज्ञा प्रदान की है? ऑप्शन नंबर 1 के.एम. मुंशी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर और ऑप्शन नंबर डी है ठाकुरदास भार्गव। चारों ऑप्शंस में से आप देखें, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को किसकी संज्ञा प्रदान की दोस्तों? अनुच्छेद 32 को आत्मा की संज्ञा प्रदान की है कि भाई भारतीय संविधान की आत्मा क्या है? अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार की रिट जारी करता है। क्लियर? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। और के.एम. मुंशी जी प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य हुआ करते थे। क्लियर है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा की संज्ञा दी है, लेकिन किसको दी है दोस्तों? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा की प्रश्न है, आपका आंसर बदल जाएगा, ठाकुरदास भार्गव हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा किसने दी है, आपका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म को छांटिए। 4 ऑप्शन हैं। एक साइड बात दे रखे हैं, एक साइड उनकी ईयर दे रखे हैं कि केशवानंद भारतीवाद का संबंध कौन सी ईयर में था, कौन सी ईयर से है। आपको देखना है असंगत युग्म, अर्थात 3 सही है, एक कोई बात गलत है, उसका ईयर आपको छांटना है। केशवानंद भारतीवाद 1973, गोलकनाथवाद 1967, इंदिरा साहनीवाद 1992 और मिनर्वा मिल्स 1981। चारों वाद हैं और चारों वादों के ईयर हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि मिनर्वा मिल्स जो वाद है दोस्तों, इसका ईयर है 1980, 81 नहीं है। क्लियर है? तो असंगत युग्म कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल केशवानंद भारतीवाद 24 अप्रैल 1973, गोलकनाथवाद 1967, इंदिरा साहनीवाद 1992 और मिनर्वा मिल्स 1980। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? शपथ क्या पूछ ली? शपथ पूछ ली कि भाई राज्यपाल की शपथ है। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 159, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161 या अनुच्छेद 153। चारों ऑप्शंस देखें कि राज्यपाल की शपथ का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। देखो, सबसे पहले इस प्रश्न से एक तो आपको शपथ को याद रखना है ना। भारतीय संविधान में जो पदाधिकारियों की शपथ है ना, वो पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान मिलता है दोस्तों किसमें? पदाधिकारियों की शपथ है अनुसूची 3 में। किसमें है? अनुसूची 3 में है। क्लियर है? अनुसूची 3 में शपथ है, लेकिन 3 ऐसे हैं जिनकी शपथ अनुसूची 3 में वर्णित नहीं है। जिनमें कौन है? एक तो राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। एक है उपराष्ट्रपति। कौन है? एक है उपराष्ट्रपति और एक है दोस्तों राज्यपाल। ये 3 जो पद हैं, इनका वर्णन भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में नहीं है। राष्ट्रपति की शपथ जो है अनुच्छेद 60 में है। किसमें है? 60 में। बात करें उपराष्ट्रपति की शपथ की, अनुच्छेद 69 में है। बात करें राज्यपाल की शपथ की, अनुच्छेद 159 में है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। 60 में है राष्ट्रपति की शपथ, उपराष्ट्रपति की शपथ है दोस्तों 69 में। और अगर इनके अलावा कोई भारतीय संविधान में पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन है तो वो मिलता है अनुसूची 3 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, या मुख्यमंत्री के द्वारा, या संबंधित राज्य का जो भी वित्त मंत्री है उसके द्वारा किया जाता है। आप देखेंगे राज्य वित्त आयोग कौन है? राज्य वित्त आयोग की बात है। राज्य वित्त आयोग, देखो अगर केंद्र स्तर पर हम वित्त आयोग की बात करें, केंद्र में भी वित्त आयोग होता है, बिल्कुल होता है।
केंद्र में जो वित्त आयोग का वर्णन है वो वर्णन है दोस्तों अनुच्छेद 280 में। कौन से में है? 280 में, है ना, 280 में है। प्रथम वित्त आयोग की बात करें केंद्र में, थोड़ा सा केंद्र की डिटेल पढ़ लें। प्रथम वित्त आयोग किसमें? केंद्र में। प्रथम वित्त आयोग केसी नियोगी कौन थे अध्यक्ष? केसी नियोगी अध्यक्ष थे प्रथम वित्त आयोग के। वर्तमान में कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है केंद्र में। कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है और इसके अध्यक्ष है दोस्तों अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया इसके कौन है? 2 अध्यक्ष। ये तो है केंद्र की, लेकिन क्वेश्चन में बात की गई है राज्य वित्त आयोग की। केंद्र में वित्त आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति। कौन करेगा? राष्ट्रपति। अनुच्छेद मैंने आपको बता दिया 280। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? राज्यपाल। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। लेकिन बात आई है राज्य वित्त आयोग की। इसकी राज्य वित्त आयोग की। अब राज्य वित्त आयोग का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो देखो 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं, अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y। कौन से हैं? अनुच्छेद 243Y और 243I। 243 में ग्रामीण स्वशासन से संबंधित वित्त आयोग है और 243I में कौन है? यह है वो कौन सा है? अर्बन वाला, है ना, नगरीय प्रशासन वाला। क्लियर? मतलब नगरीय प्रशासन के लिए वित्त आयोग। और लेकिन ये जो राज्य वित्त आयोग है ना, इस राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। क्लियर? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग की बात करें तो राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का गठन होगा और इसके अध्यक्ष बनाए जाएंगे के गोयल। कौन बनेंगे? के गोयल को राजस्थान में प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में राजस्थान में 6वां वित्त आयोग है। कौन सा है? 6वां वित्त आयोग है और 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। कौन है? प्रद्युमन सिंह 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। यह है आपका राज्य वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अच्छा प्रश्न है। किसमें? राज्य की मंत्रिपरिषद में। विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 20% या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 25% बात की गई है किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद में। देखो पहले क्या होता था, पहले मंत्रिपरिषद में क्या है, अधिकतम सदस्य की क्या है, वो नहीं थी बाउंडेशन, है ना। लेकिन एक संविधान संशोधन होगा 51वां, कौन सा हुआ? 91वां अमेंडमेंट होगा और ये हुआ दोस्तों 2003 में। कब हुआ? 2003 में होगा और 2003 में इसके द्वारा मंत्रिपरिषद में अधिकतम जो मंत्री की संख्या थी ना, वो कर दी सदस्य संख्या का 15%। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। जैसे बात करें राजस्थान की विधानसभा की, किसकी बात कर लें कि भाई राजस्थान की विधानसभा है, राजस्थान की विधानसभा है। अब राजस्थान की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं? विधायकों की संख्या कितनी है? कुल सदस्य हैं 200। कितने हैं? 200। अब कोई पूछे कि भाई इसमें मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या कितनी होगी, कितनों को मंत्री बनाया जा सकता है, तो मैक्सिमम कितने हैं? 15%, अर्थात 200 का 15%, 30 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राजस्थान से कितने निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं? स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान से कितने निर्वाचित क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। रिजर्वेशन की बात की है, किसकी बात की है? और बात की है दोस्तों लोकसभा में। लोकसभा में कितने? लोकसभा में। तो लोकसभा की थोड़ी सी डिटेल पढ़ लें पहले।
लोकसभा की। किसकी बात कर लें? लोकसभा, लोकसभा है ना। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी बताओ? अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है? और अधिकतम सदस्य संख्या दोस्तों कितनी है? 543। यही तो है, यही तो है वर्तमान में जो सदस्य है, क्योंकि दो जो है ना एंग्लो इंडियंस, उसको तो आर्टिकल 331 में जो वर्णित था कि राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियंस को मनोनीत करेगा, उसको हटा दिया है। तो 543 सदस्य हैं, एक तो ये। अब इसमें बात करें कि भाई आरक्षण सीट जो रिजर्व है लोकसभा में, आरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330। कौन सा आर्टिकल है? 330 को रट लेना है। अगर लोकसभा में सीटों के रिजर्वेशन की बात आती है दोस्तों, तो अनुच्छेद 330 है, और अनुच्छेद 333 के तहत वो राज्य आरक्षण प्रदान किया गया है। इसमें बात करें कि भाई इसमें कुल SC ST की कितनी सीट है, ये बता दो। 543 में से कितनी सीट है? 543 में देखो SC के लिए रिजर्व सीट है 84 और ST के लिए रिजर्व सीट है 47। क्लियर है? डाटा नहीं है? क्लियर है। अब बात करें कि भाई राजस्थान में कितनी है लोकसभा की सदस्य संख्या, तो राजस्थान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 25। कितनी है? 25। इसमें से ST के लिए जो सीट है वो है 4 और ST के लिए जो सीट है दोस्तों वो है 3। कितनी है? 3। क्लियर है। लोकसभा में जो वर्तमान में सदस्य संख्या है वो 543 है। रिजर्वेशन से रिलेटेड अगर आर्टिकल्स पूछे आपसे तो अनुच्छेद 330 है, जिसमें लोकसभा में रिजर्वेशन की बात की गई है। अनुच्छेद जो 543 में से अगर डिवाइडेशन करवाए तो SC के लिए रिजर्व सीट है 84 और ST के लिए रिजर्व सीट है 47। अब बात आ जाती है राजस्थान की, क्योंकि क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है राजस्थान से कितने निर्वाचित क्षेत्र लोकसभा में SC के लिए। तो क्लियर मैंने आपको बताया था, राजस्थान से लोकसभा की सदस्य संख्या है 25 और इसमें SC से रिजर्व सीट है 4 और ST के लिए रिजर्व सीट है 3। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि बात किसकी की है? अनुसूचित जाति की। अगर यही एग्जामिनर प्रश्न करता अनुसूचित जनजाति क्या, तो क्या आंसर हो जाता दोस्तों? आंसर हो जाता आपका 3। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कौन से देश से लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति है ना, राज्यपाल की नियुक्ति। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त राज्य अमेरिका USA, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी जर्मनी। चार ऑप्शंस को देखें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कनाडा से हमने संघात्मक शासन व्यवस्था ली, अब से शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कनाडा से ग्रहण किया है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भी हमने कहां से ले लिया? कनाडा से ले लिया। देखो प्रत्येक उसमें एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये प्रावधान है अनुच्छेद 155 में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में वर्णित है, और अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ये अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान हमने कहां से ले लिया? ये हमने ले लिया दोस्तों कनाडा से। और कनाडा से हमने राज्यपाल के साथ और भी कुछ प्रावधान लिए, जिसमें संघात्मक शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब सिक्स शक्तियां केंद्र में निहित होंगी, ये भी हमने कहां से ग्रहण कर लिया? कनाडा से कर लिया। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो मैं क्लियर करूंगा, इसलिए इस प्रश्न को लेकर आया हूं कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। किसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था भारतीय संविधान का भाग 14 है। क्या है? भारतीय संविधान के भाग 14 में
लोक सेवा आयोग की बात की गई है अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक। कौन से तक? अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक। क्लियर है दोस्तों? अनुच्छेद 315 में गठन की प्रक्रिया और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया है अनुच्छेद 316 में। किसमें है? 316 में। और अनुच्छेद 316 में ही वर्णित है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और एक और है संयुक्त लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो राज्यपाल करता है राज्य लोक सेवा आयोग की। लेकिन अगर हटाने की बात आ जाए तो हटाएगा राज्यपाल नहीं। कौन? अगर हटाने की बात हो अनुच्छेद 317 में वर्णित है और हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 317 के तहत आप राष्ट्रपति करोगे। नियुक्ति राज्यपाल करेगा लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में? अभी मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। अब बात की है राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। बिल्कुल, राज्यपाल भी अगर वो विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और कोई तत्काल ऐसे कानून की आवश्यकता राज्य में पड़ जाए तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरह। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200 या अनुच्छेद 223 ऑप्शन से देखें। आओ ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 213 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों में आप वो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको प्रदान की गई है? राज्यपाल को। और अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कर सही कूट के माध्यम से चयन करना है। एक साइड आपको दे रखे हैं कि कौन कौन सी शासन व्यवस्था हमने कहां से ग्रहण किया है। जो हमने संविधान के स्रोत है ना, तो संविधान के स्रोत हमने लिए हैं, तो संविधान के स्रोत एक साइड है, दूसरी साइड दे रखे हैं कहां से ग्रहण किए हैं देशों के नाम। आपको मिलान करना है कि मूल अधिकार हमने कहां से लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है अधिकारों की बात कौन करता है? अधिकारों की बात अमेरिका करता है। डी से मिलान करना है। संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था की बात अभी मैंने की थी। हमने राज्यपाल की वो नियुक्ति कहां से ले ली? कनाडा से ले ली। और संघात्मक शासन व्यवस्था हमने कहां से ले ली? कनाडा से ले ली। नीति निर्देशक तत्व बिल्कुल आयरलैंड, डीपीएसपी हमने कहां से लिए? आयरलैंड से लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख हमने ले लिया दक्षिणी अफ्रीका से। अब मिलान करें, पहले का डी से मिलान करना है, बिल्कुल गलत है, ये तो ए से मिलान हो रहा है। बी में पहले का ए से मिलान, ये भी गलत। पहले में डी, पहले में डी बिल्कुल, दूसरे में सी, दूसरे में सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार अमेरिका, मूल अधिकार अमेरिका, संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने कहां से ले ली? हमने ले ली साउथ अफ्रीका से। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा है? आप बता दो। जब आप संविधान के स्रोत पढ़ते हो तो संविधान के स्रोतों में क्लियर लाइन आती है 2/3। कितने? 2/3 प्रावधान हमने कहां से लिए हैं? अकेले 1935 के भारत शासन अधिनियम से ले लिए हैं। तो सर्वाधिक प्रभाव ऑप्शन नंबर ए 1935 के भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो प्रावधान है हमने कहां से ले लिए? 1935 के भारत शासन अधिनियम से हमने ग्रहण किए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कब किया गया था? संविधान की जब आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो प्रस्तावना में नीचे एक पंक्ति दी जाती है, बिल्कुल अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित किया गया। और किस तारीख को किया गया? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी 3 जून 1947, ऑप्शन नंबर डी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। चारों ऑप्शन अच्छे से देखें। देखो भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की बात जब भी आएगी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949, विक्रम संवत शुक्ल सप्तमी संवत 2006, यही है ना? इसको किया गया है
और डेट आती है 26 नवंबर 1949 और इसी दिन भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाएगा और आंशिक रूप से लागू होगा। यह भी रखना है, देखो अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करने की तिथि 26 नवंबर 1949, भारतीय संविधान के बनकर तैयार होने की तिथि 26 नवंबर 1949 और आंशिक रूप से लागू होने की तिथि, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू उसी दिन कर दिया गया था। क्लियर है ना? उसी दिन भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेद, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 है ना, नागरिकता संबंधी अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 और 94 को इसी दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया, इसलिए आंशिक रूप से लागू होने की तिथि है 26 नवंबर 1949। गणराज्य होने की तिथि, गणतंत्र होने की तिथि 26 जनवरी 1950 और 3 जून 1947 को आएगी एक योजना माउंटबेटन प्लान, जिसके तहत भारत के 2 टुकड़े होंगे, भारत और पाकिस्तान। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक होगी और इसी दिन भारत का राष्ट्रपति भी चुन लिया जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 इस प्रश्न का राइट आंसर है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की अनुसूचियों के संबंध में सत्य कथन को छांटिए। सत्य, सत्य है असत्य है? असत्य है, ये असत्य कथन बताना है आपको, है ना। असत्य कथन को छांटिए। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी, बताओ सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल 8 अनुसूचियां थी। नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1991 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल सही है ये तो नवी अनुसूची, क्योंकि देखो 8 तो मूल संविधान में थी, नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, बिल्कुल सही है। 11वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि बात किसकी की है? असत्य कथन की। तो सर 11वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, गलत है, बिल्कुल गलत है। किसके द्वारा जुड़ेगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी जाएगी और 12वीं अनुसूची जोड़ी जाएगी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल नहीं था? था या नहीं था? नहीं था, छांटना है। समाजवादी था क्या? पंथ निरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक, गणराज्य, इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 थे, नहीं थे क्या? बताओ। शामिल नहीं था। 1, 3, 4, 3, 4, 5 या 4 और 5, बताओ कौन सा शामिल नहीं था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 और 2, 3 ये शब्द शामिल नहीं थे। 42वां संविधान संशोधन होगा 1976 में और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र अब तक एक बार, कितनी बार? मात्र एक बार संशोधन किया गया है। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संशोधन होगा और 3 नए शब्द जोड़े जाएंगे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसका मतलब ये मूल प्रस्तावना में नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उनमें से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? स्वतंत्रता की बात की है। जब आप पढ़ते हो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो प्रस्तावना में है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं प्रस्तावना में। विचार की, अभिव्यक्ति की, किसकी? देखो विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। अब आप देखोगे कौन शामिल नहीं है। विचार की है, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति की है, बिल्कुल है। उपासना की है। राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि राजनीतिक स्वतंत्रता का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं मिलता है, बल्कि किसका उल्लेख है दोस्तों? राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बात करें दोस्तों 18वें क्वेश्चन की, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति निम्न में से किसको प्रदान की गई है? बता दो। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति बात की गई है दोस्तों रिट की। किसकी?
रिट जारी करने की, है ना। बताएं किसको है? राष्ट्रपति रिट जारी कर सकता है, उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था रिट जारी करने में सुप्रीम कौन, इसको लेकर मेरी डिटेल्स वीडियो आपको पहले बन चुकी है। एक स्पेशल वीडियो बनाई है कि रिट जारी करने में सुप्रीम कौन है। तो दोस्तों बात हुई है रिट की, और रिट जारी दोनों कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है, हाई कोर्ट भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट जारी करेगा अनुच्छेद 226 के तहत, किसके तहत? 226 के तहत। अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रिटों का वर्णन है, अनुच्छेद 226 में रिट जारी करने का 6 प्रकार की वर्णन है। देखो ये जारी करेगा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परम आदेश, अधिकार प्रक्षा या प्रतिषेध। 5 प्रकार की रिट है। कितनी है? देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, क्लियर। एक रिट है परम आदेश, कौन सा है? परम आदेश। एक रिट है प्रतिषेध, कौन सी है? प्रतिषेध। एक रिट है दोस्तों उत्प्रेषण, कौन सी है? उत्प्रेषण। और एक रिट है अधिकार प्रक्षा, कौन सी है? अधिकार प्रक्षा। ये 5 प्रकार की रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 में वर्णित शक्ति के तहत, कौन? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट जारी करेगा 5 तो ये करेगा ही, एक रिट और जारी कर सकता है, इस प्रकार 6 रिट जारी करेगा। इंजक्शन नामक एक और रिट है, और इस रिट को जारी करने के तहत सुप्रीम हो जाएगा रिट जारी करने में अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की दिशा में रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असंगत युग्म का चयन करना है आपको। एक साइड आर्टिकल्स दे रखे हैं, एक साइड उनके प्रावधान दे रखे हैं, दोनों में आप देखेंगे अनुच्छेद 16 बताओ असंगत छाटना है कि कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 16 बिल्कुल सही है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 21 बात करता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 32 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्कार का प्रतिषेध। आप बताओ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद जो 20 है ना वो विधि के समक्ष समता की बात नहीं करता है। किसकी बात करता है? वो बात करता है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। अब ये क्या है? विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष जो समता है अनुच्छेद 14। इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान, किसकी बात की है? केंद्रीय वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 108 या अनुच्छेद 123? बता दें। अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में वर्णित है। किसमें है? अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राष्ट्रपति गठन करेगा केंद्रीय वित्त आयोग की। प्रथम वित्त आयोग की बात करें केसी नियोगी अध्यक्ष थे, और वर्तमान में केंद्र में 16वां वित्त आयोग है। कौन सा है? 16वां वित्त आयोग है, और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं दोस्तों अरविंद पनगड़िया। कौन है? अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 80 की बात हुई है, अनुच्छेद 80 में क्या है? लोकसभा। क्या है? लोकसभा नहीं, राज्यसभा। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। अनुच्छेद 108 में आपको मिलती है संयुक्त बैठक। क्या है? संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123 में प्रदत्त शक्ति के तहत। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता हूं कुछ नए कंटेंट को लेकर आपको नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका पूरा